ये सही बात है। मैं तो थोड़ा देखता हूँ ना कि आप लोग आने के बाद करते क्या हो। ये तो रोज की बात है मेरी। मैं तो यही करता हूँ। पहले मैं थोड़ा देखता हूँ कि आप लोग बातें क्या करते हो। सही कह रहे हो। सिखा। हाँ। चलें आगे, हम शुरुआत करेंगे आज। बस पीडीएफ लगा लो। आप लोगों के सामने पीपीटी। मैंने मना नहीं किया है बातचीत करने के लिए आपको। आप लोगों के लिए बस पीपीटी, आप लोगों के लिए शब्द विचार चल रहा है ना टॉपिक में। बस एक सेकंड रुकिए, आ गई पीपीटी। पीपीटी। अब मैंने क्लास 9 बजे शुरू कर दी, इसलिए मैं इसको बदलना नहीं चाहता। अदरवाइज मैं ना इसका टाइमिंग बदल देता, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो समझ लो अपना भी थोड़ा बहुत काम धाम रहता है ना, तो मॉर्निंग के टाइम में हो नहीं पाता है। तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, देशज विदेशज संकर शब्दों का मैंने एक आप लोगों को टेबल के माध्यम से कुछ चीजें करवाई थी, है ना। आज हम उसी के आगे ही बढ़ रहे हैं अपना। और यार अलावा नहीं, मैं आ जाऊंगा, एक सेकंड। आज हम आपको योग रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, सारी चीजें आज मैं कराने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। और एक बार मैं आप लोगों का जो कहना है कि हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी आ जाता हूँ सामने। नहीं नहीं, छुप के नहीं क्लास करूंगा, आऊंगा सामने। फॉर्म फिल कर दिया है तुमने अच्छे से भाई। देखो फॉर्म जो है बीपीएससी वाला अच्छे से फिल किया करो, जो भी करें। और शाम को 5 बजे की क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं तो मैंने एक हिंदी बाय नवनीत करके बनाया है, आप उसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे @ लिखेंगे हिंदी बाय नवनीत 1, तो उसमें सभी लोग अभी ज्वाइन हो जाएंगे तुरंत। मैं देखता हूँ कितने लोग ज्वाइन होते हैं। और उसका नाम होगा हिंदी व्याकरण और साहित्य, है ना। हिंदी व्याकरण और साहित्य के नाम से होगा, हिंदी बाय नवनीत सर 1, ऐसे लिखा होगा, हिंदी बाय नवनीत सर 1 आ जाएगा। अरे सिंपल नाम लिखना है, हिंदी बाय नवनीत सर 1। अगर किसी को मिल जाएगा तो लिंक अपने आप भेज देना। कोई अगर ज्वाइन होगा अभी मुझे दिख जाएगा, अभी तो कोई नहीं होगा, कोई ज्वाइन कर लेगा इससे, तो अपने आप ज्वाइन करके मुझे बता दो।
जिससे कि मैं क्लासेज वगैरह इसमें भेजता रहूँ ना, तो आप 5 बजे वाली क्लासेज को बाद में भी शाम को देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए मैं उनको कहता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि हमने कल आपको एक चीज बताया था सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में। सार्थक और निरर्थक लिंक तो नहीं मुझे पता कैसे भेजा जाता है, बता तो रहा हूँ। साउंड किसके पास नहीं आ रहा, बता तो रहा हूँ मैं। सिंपल लिखो ना। आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं हिंदी बाय नवनीत सर? नहीं, कुछ नहीं लिखना, वो बीपीएससी वगैरह कुछ डालना नहीं है, सिर्फ हिंदी बाय नवनीत सर जी 1 लिख दो बस, इसी नाम से। अरे मैं इतनी देर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हो वायर लगाया नहीं है जिस पे लिखते हैं, और मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इतनी देर से लिखा क्यों नहीं जा रहा? आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, इसलिए मैं बात कर रहा था। मैंने कहा कि तब तक मैं हो सकता सही हो जाए बीच में, और वायर लगाया ही नहीं था। 1 सेकंड दीजिए मुझे बस, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर शब्द रचना, शब्द पद, और अभी अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक, विकारी और अविकारी हम पढ़ने वाले हैं आज। 1 सेकंड और दीजिएगा बस, शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा।
मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश ही कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को जो बता रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा, वो ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, चलें तो यहाँ पर अगर हम विकारी के बारे में बात करते हैं, मैं एक चीज बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि भाई विकारी शब्द उसे कहते हैं, जैसे विकार अर्थात किसी में विकार हो, परिवर्तन हो। परिवर्तन को कहते हैं, बदलाव को कहते हैं विकार। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब लोग कहते हैं ना इसके अंदर ये विकार है, विकार का मतलब कमी। तो कमी क्या होती है भाई? शब्दों में कोई कमी थोड़ी ना होती, शब्द में यही कमी होती कि शब्द बदल जाते हैं। जैसे इंसानों की फितरत होती है कि इंसान बदल जाते हैं, वैसे शब्द भी बदल जाते हैं दूसरों की संगत में आकर के। जैसे दोस्त हैं, मान लो यहाँ पर चार लोगों का मैं नाम ले लेता हूँ, किसी चार का नाम ले लेता हूँ, जिसका भी नाम दिखेगा। एक है स्टडी लवर स्मिता, तो पहला नाम रख देता हूं मैं अस्मिता का। ठीक है ना, स्मिता। लो जी, एक स्मिता हो गई। दूसरा किसका नाम लूं मैं यहाँ पर? दूसरा नाम ले लेता हूं सावन। सावन का नाम ले लेता हूं। एक ले लेता हूं अरुण का नाम, अरुण। और एक नाम कोई सा और ले लेता हूं, यहाँ पर कौन दिखा? कीर्ति। चार लोगों का ही नाम ले सकता हूं, बाकी नाम बदल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सब अपने अपने आप को मान लेना। स्मिता, सावन, अरुण और कीर्ति, ये चार लोगों का नाम ले लिया मैंने। ये चारों बच्चे इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, मम्मी पापा इनके कहते हैं कि बेटा मेरा न चांद का टुकड़ा। ये तो एकदम, हाँ, ये तो एकदम इतना सीधा साधा भोला है, कोई इसको दो झापड़ मार के भी चला जाए तो ये कुछ नहीं कहता। ठीक है। या लड़की हमारी इतनी सीधी कि भाई कोई कुछ हमें बोल दे, इसको बोल दे तो कुछ नहीं कहते, बिल्कुल एकदम गाय है, गाय, एकदम सीधे। अब यहां पर मैं देख रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे दूसरे वाले आई थिंक ग्रुप में ज्वाइन हो गए। मैंने बोला था हिंदी बाय नवनीत सर 01, वन लगाना, वन। वन लगाओगे दूसरे में जाओगे, वो दूसरे, वन नहीं लगाओगे दूसरे में जाओगे। इस वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो स्मिता, सावन, अरुण या कीर्ति को लेकर के इस पार्ट में ये कहा गया, मैंने ये बताया कि घर में लोगों को ये मानना है कि ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन इनके ही चार और बड़े ही नोटी टाइप के, बड़े ही दुष्ट टाइप के चार इनके दोस्त हैं। अब कौन से दोस्त हैं भाई? इनके चार दोस्त भी हैं। उन दोस्तों का नाम मैं यहां पर साफ साफ लिख देता हूं। इन चारों का नाम है, इन चारों दोस्तों का इनके, समझना बड़े ध्यान से। एक का नाम है लिंग, ठीक है। एक का नाम है वचन, एक का नाम है काल, और एक का नाम है कारक। ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि मेन काम तो हमारा पढ़ाने का है ना। इन चारों के, स्मिता का भी मान लो, ये चारों ही दोस्त हैं, है ना। उसी तरीके से सावन के भी ये चारों दोस्त हैं, अरुण के भी ये चारों दोस्त हैं, और कीर्ति के भी ये चारों दोस्त हैं। लेकिन ये लिंग वचन काल कारक तो अपने आप में दुष्ट है ही, लेकिन जब इनके साथ में ये चारों मिलते हैं, या अलग अलग मिलते हैं ये चारों के साथ में, या इनमें से कोई भी इसके साथ में मिलता है, तो इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, या यूं कहें कि इनके नियमों में बदलाव आता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल जी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि विकार, 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 मैंने एक शब्द बोला है कि विकार के बारे में। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं विकार के बारे में?
विकार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विकारों से संबंधित दो चीजें हैं। कभी आपको अव्यय के बारे में सुनने को मिलेगा, कई बार जब आप करते हैं तो आपको अव्यय सुनने को मिलता है। अव्यय को हम कहते हैं अविकारी, और जो अव्यय नहीं है उसमें चार हैं। कौन कौन सा? वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, रोज का हो गया, मैं इसको चेक करवाऊंगा एक दिन, आपको चेक करवाता हूँ आखिर की चलती क्लास में बफरिंग क्यों होने लग जाती है। देखो इसको यूं समझिएगा, लिंग वचन काल कारक। स्मिता का मतलब समझ लो संज्ञा है, ठीक है ना। सावन का मतलब है सर्वनाम, और अरुण का मतलब है क्या? अरुण का मतलब है विशेषण, और कृति का मतलब है क्रिया, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के साथ में जब ये चारों मिलते हैं और वाक्यों में या उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं विकारी। जैसे मैंने बताया कि ये चारों लड़कियां हैं, लड़के हैं, अपने घर में तो बड़े सीधे सुधे रहते हैं, इनके माँ बाप कहते हैं कि भाई मेरा बेटी मेरा बेटा तो बहुत ही शुद्धा है, बहुत ही सीधा है। लेकिन 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 क्या है, जैसे ही अपने दोस्तों के साथ में जैसे ही अपने दोस्तों के साथ में जाते हैं तो रोड पर उछलते कूदते जाते हैं, बगल वालों को कोहनी मारते हुए जा रहे हैं, किसी को चिढ़ाते हुए जा रहे हैं, कहीं पत्थर मार रहे हैं, कहीं बीच में आम तोड़ रहे हैं। मतलब वो सारी दुष्टता, सारे काम ये करने लग जाते हैं। सेम उसी तरीके से जब ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग वचन काल कारक के संपर्क में आते हैं, तो जो इनका नेचर है, जो इनका स्वभाव है, वह बदल जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। कर लिए बदमाशी। यहाँ मम्मी पापा बैठे हैं पढ़ने के लिए, बच्चे नहीं है यहाँ पर, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और काल कारक के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिसमें लिंग वचन और काल कारक आदि के कारणों से विकार आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग में देखा जाए लड़का पढ़ता है, और वहीं लड़की हमने शब्द का प्रयोग किया तो क्रिया में परिवर्तन आ गया, मतलब पढ़ती है हो जाएगा। अब जैसे एक वचन में हम देखते हैं कि लड़का पढ़ता है, अगर वहीं हम बहुवचन में बनाएंगे तो लड़के पढ़ते हैं। अब अगले पर देखो, यहां पर अगर कारक के संदर्भ में बात करते हैं हम, कारक के संदर्भ में, तो लड़का पढ़ता है की जगह क्या हो जाएगा, लड़के को पढ़ने दो, या लड़का पढ़ता है। कारक में लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, को का प्रयोग कर दिया, लेकिन पढ़ने का प्रयोग हो गया पढ़ता की जगह। जहां पर देखा जाए इनके परिवर्तन आ रहा है, वचन में देख रहे हैं, लिंग में देख रहे हैं, हम काल में देख रहे हैं, कारक में देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि वाक्यों में परिवर्तन आ रहा है। सिंगल के साथ में अलग हो रहा है, डबल के साथ में अलग हो रहा है, लड़की के साथ में अलग हो रहा है, लड़कों के साथ में अलग हो रहा है, कारक के साथ में अलग हो रहा है। तो इनमें जो परिवर्तन आ जाए उसी को हम विकार कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द, दूसरे तरीके से इसी को देख लो, वो शब्द जिसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर रूप में परिवर्तन आ जाए या रूपांतरण होता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक रो रहा है, लिंग परिवर्तन करते हैं तो कह देंगे बालिका सो रही है। बालक सो रहा है, बालिका सो रही है। बालक रो रहा है, बालिका रो रही है।
वह टहल रहा है, वचन परिवर्तन करेंगे तो वे टहल रहे हैं, मतलब बहुवचन में आ जाएगा तो वो टहल रहे हैं शब्द का प्रयोग हो जाएगा, वह की जगह वे हो जाएगा। तो ये जो है ये लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, बालक का बालिका हो जा रहा है ना, बालक का बालिका, इसमें परिवर्तन आ रहा है ना, तो ये परिवर्तन ही तो कहलाता विकार। अब बात करते हैं यहाँ पर विकारी में हमारे यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के हमारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी क्या होते हैं? अविकारी वो हैं कि जिनके माँ बाप को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिनके माँ बाप को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा खराब है। तो अच्छा, चले बहुत हो गई बातचीत, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। इसमें सिंपल सी बात है कि बच्चे का तारीफ करो, बच्चे की बुराई करो, चाहे जो करो, जो ऐसा है बच्चा, मित्र आने के बाद भी चल रहा घूमने, हाँ चल, चल रहा खेलने, हाँ चल, चल तो लेगा, लेकिन वो उतना ही खेलेगा, उतनी ही बदमाशी करेगा जितना कि वो घर में कर रहा है। बाहर जा करके भी उसमें कोई वैसा परिवर्तन विशेष नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, अविकारी, जिसमें परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। अविकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अविकारी शब्द हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे भी कर लो, जैसे अगर हम बात करते हैं आ प्लस विकारी, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे परंतु शब्द, चाहे लड़की के साथ में लगाओ, चाहे लड़के के साथ में लगाओ, चाहे एक जनों के साथ में लगाओ, चाहे 10 जनों के साथ में लगाओ, कोई परिवर्तन नहीं होता। तथा शब्द है, चाहे एक के साथ में लगाओ, चाहे दो के साथ में लगाओ, चाहे 10 जनों के साथ में लगाओ, चाहे 20 जनों के साथ में, बात रहनी सेम ही है। यदि शब्द है, धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रहा है। अब आप इस चीज को ध्यान देंगे, चाहे लड़की के साथ में लगा रहे हैं, चाहे लड़के के साथ में लगा रहे हैं, चाहे एक के साथ में लगा रहे हैं, चाहे 10 के साथ में लगा रहे हैं, न धीरे में परिवर्तन हो रहा, न यदि में परिवर्तन हो रहा, न तथा में परिवर्तन हो रहा, न परंतु में परिवर्तन हो रहा। तो उस प्रकार के शब्द जिसमें किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन ना आए उन्हें हम कहते हैं अविकारी। क्या कहेंगे, अविकारी उन्हें हम कहेंगे। अविकारी की संख्या भी होती है चार। ये कौन सी है चार, तो क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। यह व्याकरण के जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, उसी प्रकार से ये आपके सामने है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक भी इसी में शामिल हैं, ठीक है। बार बार भी, बार बार दिन ये आए, बिल्कुल आए जी, बार बार भी इसी में आएगा। रजिया बेगम और रजिया सुल्तान दो अलग अलग हैं क्या, कि एक ही हैं? हम्म, अब देखो क्रिया विशेषण, ठीक है, इतने इतने पे अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों में इसको जरा याद कर लो, कौन कौन सा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक।
वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, अभिकारी विकारी जब मैं पढ़ाऊंगा, अभिकारी में कौन कौन से शब्द आएंगे, जब समुच्चय बोधक में हम देखेंगे ना। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर मैंने पढ़ा के खत्म तो नहीं कर दिया आपको। जब मैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक पढ़ाऊंगा तो अपने आप उसमें आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसी में है कि अक्षर और शब्द, लेकिन अक्षर क्या है, ध्वनि और ध्वनि के समूहों के उच्चारण एक साथ एक प्रयत्न में होता है, वह अक्षर कहलाता है। वह ध्वनि या वह ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण एक सांस में या एक प्रयत्न में होता है, वह अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक शब्द या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, यानी निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को हम शब्द कहते हैं। मैं इसलिए सिर्फ ऐसे पढ़ता जा रहा हूं क्योंकि इसमें समझाने लायक अगर कुछ होता तो 100% मैं समझा करके तभी आगे बढ़ता, लेकिन ये ऐसा है कि जिसमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही, सिर्फ दिखा रहा हूं। अब यहां पर हम देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, क्या है? बनावट, बनावट, व्युत्पत्ति या रचना। बनावट, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर इनको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले तो इनको ध्यान रखो, ऊपर वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनेगा बाबू? अरे ध्यान करो, ध्यान धरो, ध्यान धरो। बिल्कुल, ये जो है ना कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद, तो क्या है? बनावट, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। नाम याद कर लो, पेपर में सबसे ज्यादा यही जरूरी, पहले इस पे ध्यान दें। कि भाई रचना की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द 3 होते हैं। हाँ, तो योग शब्द, योग रूढ़ शब्द ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं? पहली बात, रूढ़ उसे कहते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग होते हैं, वो जो है किसी चीज को मानते हैं तो मानते हैं, उस पर कोई तर्क नहीं करते हैं, मतलब क्यों है, कैसे है, पता नहीं। लेकिन कई ऐसी चीजें होती है, अगर हम उस पर तर्क करने लग जाएं तो पता चले कि भाई वो कुछ नहीं है। रूढ़ उसी तरीके से है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सिर्फ मान्यताओं पर चल रही हैं। अब होता क्या है, जैसे कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग सामाजिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग धर्म के आधार पर अपनी रूढ़वादिता कायम रखते हैं, कुछ लोग चली आ रही ऐसी परंपराओं को रूढ़वादी रूप में ले लेते हैं। अब उसी तरीके से जिसमें वो तर्क नहीं पसंद करते हैं, क्यों है, क्या है, उसके तह में जाने का प्रयास नहीं करते हैं, उसी तरीके से ये वो शब्द हैं जिनको हमेशा से ही प्रयोग किया आता जा रहा है, जिसका पहले से किसी विशेष के रूप में प्रयोग किया आता जा रहा है। अब जैसे मैं कहूं कि बाल्टी, अब बाल्टी ही नाम क्यों पड़ा? हम क्यों जानेंगे इसका नाम बाल्टी ही क्यों पड़ा? इसका नाम चकला, बेलन, गोला क्यों नहीं पड़ा? भाई बाल्टी है, बाल्टी है। लोटा का नाम लोटा ही क्यों पड़ा? कुछ और भी रख सकते थे। कपड़े को कपड़ा ही क्यों कहते हैं? इस पे तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। टोपी को टोपी ही क्यों कहा गया? बिल्कुल वही। उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, कोई नहीं जानता।
अब रूढ़ वही कहते हैं जिसके लिए पहले से कोई अर्थ निश्चित हो कि भाई ये इसी के लिए प्रयोग होगा, आज की डेट में वो रूढ़ है। लेकिन एक और चीज है, अगर हम उनको अलग करते हैं, उनको टुकड़े करेंगे, उनके अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, तो उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम चाहें कि उनको टुकड़े कर दें, अलग कर दें, तो उनको तोड़ने के बाद, अलग करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब यहां देख लो, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द ज्यादातर छोटे ही होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर भी यह शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। मतलब अगर हमने इनके कर दिए टुकड़े, तो ये हो जाएंगे बेकार, ये बिना टुकड़ों के ही हैं सही। ठीक है, ये तो हो गए रूढ़। रूढ़ को दूसरी तरीके से देखिए, जैसे रूढ़ शब्द उत्तर है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है कि जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों और अपने मूल व्यवहार में लाए जाएं। जैसे कुर्सी कहने पर, फूल कहने पर, कुर्सी कहने पर हमारे दिमाग में चार पैरों वाली कुर्सी, जिस चीज पर बैठा जाता है, यह शब्द घूम जाता है। उसी तरीके से फूल अलग अलग रंगों के अलग अलग चीजें को हो सकते हैं, लेकिन फूल कहने पर फूल की एक खास चीज, इमेज ही हमारे दिमाग में बनती है। अभी बताता हूं। देखो, जैसे नाक शब्द है। नाक शब्द खंड करने पर ना और का बनता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कान, कान के खंड करने पर भी कोई अर्थ नहीं, लेकिन का और ना मिलने पर कान बन रहा। आपको पता है कान इसके लिए प्रयोग किया जाता है, नाक इसके लिए प्रयोग किया जा रहा, मुंह इसके लिए प्रयोग किया जा रहा। तो ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। हम प्रयोग तो करते आ रहे हैं, लेकिन जब हम टुकड़े करते हैं तो इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, अरे ग्रामर में भी स्कीमा लगाओगे। अब स्कीमा को आपको किसने, कैसे, कौन, क्या पढ़ाया, मुझे नहीं पता। अब आपने स्कीमा के बारे में क्या समझा है, वो भी मुझे नहीं पता। किसी फैक्ट को आप किस तरीके से समझते हैं, सामने वाला नहीं समझ सकता। सामने वाला अपना तरीका बताता है सिर्फ। हर किसी का तरीका अलग होता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पर, यौगिक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अर्थात ऐसा शब्द जो जुड़ करके बना हो। कैसा बना हो? जुड़ कर बना हो। अब हो सकता है दो से मिलकर के बना हो, तीन से मिलकर के बना हो, उपसर्ग से मिलकर के बना हो, प्रत्यय से मिलकर के बना हो, मतलब इसके पहले कोई शब्द लगा हो, इसके बाद में कोई शब्द लगा हो, लेकिन ये क्या होंगे? ये मिलकर के बनेंगे। वे शब्द जो दो या दो से अधिक के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम और प्लस आलय बराबर हिमालय, प्रधान प्लस मंत्री बराबर प्रधानमंत्री। ये पद का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है, एक पद का नाम है। हिम जमा आंचल बराबर हिमाचल, लेकिन नहीं, इसको, वैसे तो ये यौगिक हैं, लेकिन कभी कभी यौगिक शब्द भी रूढ़ हो जाते हैं। इनको और थोड़ा सा जानते हैं यौगिक शब्द के बारे में।
जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का अर्थ हो। सबसे बड़ी बात है, अभी रूढ़ शब्द में हमने देखा कि अगर खंड कर देते हैं तो उसके अर्थ नहीं निकलते हैं, लेकिन यौगिक शब्दों में दोनों के, है ना, जिन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो दो या दो के मेल से बनते हैं, जिन्हें हम खंड सार्थक होते हैं, उन्हें यौगिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यानी योग से बनने वाला वो शब्द जो दो या दो के अधिक से शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सिंपल से शब्दों में, जैसे आग प्लस बबूला आग बबूला, पीला प्लस पन पीलापन, दूध प्लस वाला दूध वाला, घुड़ प्लस सवार बराबर घुड़सवार, डाक प्लस घर बराबर डाकघर, विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। प्रत्येक खंड दो खंडों के सार्थक खंडों से मिलकर के बना है, तो इनको हम यौगिक शब्दों की श्रेणी में देते हैं। अब आते हैं, हमारा तीसरा प्रकार है जिसको कहते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? देखो, योग भी हो और प्लस साथ में रूढ़ भी हो। रूढ़ कौन से होते हैं? जो पहले से ही, योग मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने के बाद उसका अर्थ पहले से ही निकल रहा हो, जो उसका अर्थ कैसा हो? रूढ़ हो, जो पहले से ही प्रयुक्त होता आ रहा हो, उसी को हम योग रूढ़ कहते हैं। दो शब्दों के मतलब जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ के विशेष का बोध कराने वाले हों, एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे हम कहें दो शब्दों के मिलने से बना है चारपाई, चार अलग और पाई अलग, दो पद हैं, दोनों को मिलने से चार पाई। चार पाई का मतलब क्या है? पाए मतलब होता पैर और चार मतलब चार, चार पैरों वाले। लेकिन चारपाई किसी विशेष के लिए प्रयोग की जाती है। चारपाई कहने पर हमें कुर्सी, गाय है तो उनके भी चार पैर, गाय भैंस जानवर, बकरी का तो बोध नहीं होता ना। चारपाई कहने पर चार पैरों वाली हमारे लेटने बैठने के लिए चारपाई का ही बोध होता है। अर्थात यहां पर हम कह रहे हैं कि चारपाई कहने पर विशेष किसी का अर्थ बोध हो रहा है और दो पदों से मिलकर के भी बना है। यह रूढ़ भी है। और ऐसे शब्द ज्यादातर हमारे किस में आ जाते हैं? तो समास में भी आ जाते हैं, खासकर बहुब्रीहि समास में, है ना। इस प्रकार के अगर देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में भी आ जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें कि योग रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए हैं, वह शब्द यौगिक होते हैं परंतु विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ बताने लगते हैं तो वह योग रूढ़ हो जाते हैं। लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज। अब देखो, आपको तो लग रहा होगा भैया ये तो हमने कहीं अभी 2-3 दिन पहले समास में उसमें, हाँ, समास में भी पढ़ा है ये, तो ये तो यहां भी पढ़ने को मिल रहा है। तो समास में भी पढ़ा है, बिल्कुल। कौन से समास में पढ़ा था? बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में पढ़ा था। बहुब्रीहि समास में आपने पढ़ा था, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्दों को हम सामासिक पद भी कहते हैं, सामासिक रूढ़ भी कहते हैं, सामासिक रूढ़ भी कहा जाता है। योग रूढ़ को सामासिक रूढ़ भी कहते हैं क्योंकि दो पदों के मिलने के बाद, दो पदों को मिलने के बाद किसी तीसरे का अर्थ निकलता है ना। सामासिक शब्द या सामासिक रूढ़ कहते हैं दो पदों को मिलने के बाद। जैसे लंबोदर यशसा लंबोदर, लंबा प्लस उदर
बड़े पेट वाला, लेकिन प्रयोग किसके लिए किया गया? गणेश के लिए। 10 प्लस आनन, 10 मतलब संख्या है, आनन मतलब मुख है, दोनों के मिलने के बाद अर्थ किसी तीसरे के लिए आ रहा है, इसलिए सामासिक रूढ़ या योग रूढ़ कहेंगे। पंकज में देखो पंक प्लस जा है, पंक मतलब होता कीचड़ और जा मतलब जा यहां पर प्रत्यय लगा है, जा प्रत्यय जो लगा है वो जन्म के लिए लगा है, तो क्या हो जाएगा? पंकज, पंक में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल हो गया। तो यहां पर हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ऐसे शब्द जो दो के मिलने से बनते हैं लेकिन अर्थ किसी अन्य के लिए पहले से प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके संदर्भ में यदि प्रयोग किया जाएगा तो ऐसों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ की श्रेणी में हम बांटते हैं। सिंपल। आज आपका ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, योग रूढ़, यौगिक और योग। इसी को सामासिक रूढ़, वही शब्द यहां मैंने दे दिया है, समास रूढ़। सामासिक शब्दों के कुछ शब्द अर्थ रूढ़ हो गया है जिन्हें हम समास रूढ़ कहते हैं, जैसे 10 प्लस आनंद, दशानंद, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इसी तरीके से पीतांबर है, नीलकंठ भी, षडानंद, पंचानंद, ये शब्द सामासिक रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि रूढ़ इनका अर्थ है और यह समास है, क्योंकि यह यौगिक हैं, दो पदों के मिलने से बने हैं। इसी के साथ में आज ये जो है अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, तीनों। और इसको हमने क्या देखा है? रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। हमारे कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, तीनों के प्रकार, विकारी, अविकारी, अक्षर, शब्द, ये हमने देख लिया। कल की क्लास में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? कल क्या पढ़ेंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में कल पढ़ेंगे। हाँ, आज एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया ना। पिछली क्लास का मेरे ख्याल से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाया था, ये अभी पीडीएफ में थोड़ी देर में आपको सेंड कर दूंगा। वहां भी सेंड कर दूंगा, जो ज्वाइन किया है आप लोगों ने ग्रुप, वहां पर भी, यहां पर भी, दोनों जगह मैं कर दूंगा, ठीक है? और इसी के साथ में आप लोगों से लूंगा मैं विदा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 5 बजे देखो क्वेश्चन वाला पार्ट चल रहा है, कुछ ट्रिक भी लेकर आने वाला हूं। तो वही है, हिंदी बाय नवनीत सर 1 लगा दो बस, हिंदी बाय नवनीत सर 1। अब नवनीत की स्पेलिंग ना बतानी पड़े तो देखो, NAVNEE, नवनीत। अब ऐसे लिख दो, हिंदी बाय नवनीत सर 1, बस हो गया। YT पर 5 बजे क्लास होती है, अपने टीचर अड्डा पर। चैनल गलत देखते हो आप लोग, टीचर अड्डा। क्या कर रहा हूं? टीचर अड्डा पर आपकी क्लास होती है कितने बजे? बिल्कुल 5 PM पर, और वो भी डेली होती है, रेगुलर। और ऐसे ही कम कम आते रहेंगे तो मैं इनको 3 दिन कर दूंगा, ओनली टीचर अड्डा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। BPSC के लिए बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे।